आदाब दोस्तों, मैं सनम एजाज। और जिस तरह आपने टैगलाइन में देख लिया होगा, हमने लिखा है यूपी में काबा। तो काबा जो यूजुअली भोजपुरी लैंग्वेज, भोजपुरी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है और ये बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में बोली जाती है। और काबा का ख़ास तौर पे मतलब होता है क्याबा, कि क्या हो रहा है। तो साफ जाहिर है हम यूपी में क्या हो रहा है ये आज का हमारा मुद्दा है। और परसों से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे यूजुअली जो गोदी मीडिया, दूसरे मीडिया के लोग जब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से साफ तौर पे बात करते हैं तो मुसलमान बात नहीं कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है मुसलमान जानते हैं कि ये गोदी मीडिया या कुछ मीडिया के लोग जो हैं ये मुसलमान की उसी बात का जवाब अगला पिछला काट के बीच वाला कोई अपने मवाद के हिसाब से वो साउंड बाइट चलाएंगे और फसाद खड़ा करने की कोशिश करेंगे। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की एक जानी मानी सियासी शख्सियत भी थी, इलाके की एक मौजूद शख्सियात में थी और एमएलए भी रहे थे, एमपीए भी रहे थे। अतीक अहमद को परसों रात 10:30 बजे, उससे पहले उनके बच्चे को, उनके बेटे को गोली मारी जाती है और उसके बाद वो जो मुंबई की जेल में होते हैं, महाराष्ट्र की जेल में, वहाँ से उन्हें बुलाया जाता है और उन्हें उत्तर प्रदेश की जेल में लाया जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचते हैं और बताते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में सरकार से ही खतरा है, हमें प्रोटेक्ट किया जाए। और फिर उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें उत्तर प्रदेश लाती है, जेल में रखती है और जेल में रखने के बाद परसों शाम को अचानक रात 10:30 बजे उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश के अस्पताल से ही कहानी शुरू होती है। अस्पताल से वो बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते ही वहाँ पे मीडिया भी पहुँचा होता है। रात 10:30 बजे, थोड़ा टाइम नोट करिएगा, रात 10:30 बजे मीडिया भी होता है, सब चैनल्स के लोग होते हैं और अचानक उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी जाती है और लगभग 20 के करीब 3 लोग आके उन्हें गोलियां मारते हैं। दोनों भाई इसमें मारे जाते हैं, मौके पर उनकी डेथ होती है। और जो 3 जो मारने वाले हैं, अटैकर्स जो थे, वो तीनों के तीनों बाद में कुछ नारे, धर्म के नारे, मज़हब के नारे लगाने के बाद एक तरह से वो अपने आप को सरेंडर कहते हैं। तो इसी अतीक अहमद के मारे जाने के बाद जब मीडिया उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से ख़ास तौर पे पूछ रहा है कि क्या है आपका रिएक्शन, क्या बताना चाहते हैं, तो आमतौर पे मुसलमान खामोश हैं। क्यों मुसलमान खामोश हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब जो है वो मुसलमानों को आज नहीं मिल रहा है, क्योंकि हालात मुल्क के इंतखाबात की तरफ आ रहे हैं। तो इंतखाबात से पहले मुसलमानों को आम तौर पे मुल्क में एक चलन चल पड़ा है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और फिर इंतखाबी सियासत या मजहबी जनूनी जो सियासत है वो खेली जा रही है। और अतीक अहमद के कत्ल के पीछे भी मुसलमान उत्तर प्रदेश का यही समझता है कि कुछ इंतखाबी सियासत है और इस इंतखाबी सियासत में कितने और लोगों को बलि का बकरा बनाया जाएगा। अतीक अहमद के मारे जाने पे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उस पर बहुत से सवाल खड़ा होते हैं। सवाल सबसे पहले खड़ा होता है कि अतीक अहमद खुद बताता है कि मुझे ख़तरा है, अतीक अहमद की फैमिली बताती है कि हमें ख़तरा है उत्तर प्रदेश में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और फिर उसके बाद भी उसको उत्तर प्रदेश लाया जाता है। ठीक है, कानून अपना काम करता है, उसको उत्तर प्रदेश लाया गया। उत्तर प्रदेश की जेल में उन्हें रात के 10 बजे अस्पताल पहुँचाया जाता है। क्या सवाल यहाँ पे खड़ा होते, क्या जेल में अस्पताल नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे उत्तर प्रदेश की जेल में, जो उन्हें रात के 10 बजे 10:30 बजे दोनों भाइयों को इतनी क्या इमरजेंसी पहुँची थी कि उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। और अब अस्पताल पहुँचाना जो है वो लीगल फार्मेलिटीज़ करनी है, वो अलग सी बात है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे और भी खड़े होते हैं। सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि रात 10:30 बजे, यूजुअली हम मीडिया के लोग हैं 9 बजे के बाद घरों में ही दुबक जाते हैं, कोई लगभग कोई बड़ा इवेंट, ख़ास इवेंट न हो तो तब हम जाते उस इवेंट पे पहुंचते हैं। तो मीडिया के लोग रात 10:30 बजे अस्पताल के बाहर कैसे पहुंचे हुए थे, उन्हें किसने इन्फॉर्म किया था? क्या उन्हें वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्फॉर्म किया था कि अतीक अहमद आए हैं और आप आइए और उससे साउंड बाइट लीजिएगा रात 10:30 बजे? और मीडिया के सारे लोग 10:30 बजे रात के वहाँ पे पहुँचे हुए थे। और दूसरी बात ये, अब ये सवाल एक है कि किसने ये लीक किया था कि मीडिया के लोगों को बताया था। और फिर जो मारने वाले 3 लोग, उन्होंने भी मीडिया के कार्ड पहने हुए थे, तो उनके कार्ड वगैरह जो है उनको किसने बताया कि वो आ रहा है और वो तैयार बैठे थे? 10:30 बजे की बात है। और उसके बाद अटैक होता है। सवाल यहाँ पे अटैक के वक्त सवाल शुरू होता है। सवाल ये होता है कि अतीक अहमद पे नज़दीक से 3 लोग गोलियां चलाते हैं, क्या पुलिस ने वापस कोई गोली नहीं चलाई? क्यों नहीं चलाई?
जबकि अतीक के बाई को जिस पुलिस वाले ने पकड़ा था उसका बाजू भी जख्मी हुआ, यानी उस पर भी अटैक हुआ। तो अपने साथी के जख्मी होने के बावजूद भी पुलिस खड़ा तमाशा बंदी देखती रही। कोई वापस इन अटैकर्स पे, जब तक उन्हें 20 के करीब गोलियां नहीं चलाई, 15 से 20 मिनट के करीब उन्हें गोलियां चलाई, उन 15 से 20 मिनटों के दौरान कोई भी पुलिस ने उन पे वापस गोली नहीं चलाई, तमाशा देखते रहे। और जब उनके पास गोलियां ख़त्म हुई, उन्हें पिस्टल फेंक के उसके बाद उन्हें सरेंडर की बात की, तो पुलिस गई तो पकड़ लिया और पढ़ लिया। सवाल यहाँ पे पुलिस पे होता है कि क्या पुलिस के पास हथियार नहीं थे? अगर हथियार थे तो वापस कोई फायर क्यों नहीं किया इन 3 लोगों पे? कम से कम उनके सर पे नहीं तो टांग पे गोली मार के उन्हें जख्मी किया जा सकता था। कानून भी कोई चीज़ है, सेल्फ डिफेंस में भी पुलिस कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पुलिस पे भी अटैक हुआ था, मीडिया पे अटैक हुआ था। और उसके बाद इस मर्डर के पीछे, इस सारे के पीछे क्या कोई बड़ी सियासी सियासी मिशन है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आगे की कहानी भी कुछ ऐसी नजर आती है। अतीक अहमद पे गोलियां चली, अतीक अहमद मारा गया। उसके बाद जो 3 लोग गिरफ्तार हुए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। यूजुअली प्रोसेस ये होता है कि उन्हें पुलिस कस्टडी में दिया जाता है, पुलिस उन्हें इंट्रोगेट करती है, पुलिस देखती है कि इसमें कौन सा हथियार यूज़ हुआ, किसने हथियार दिया, पूछताछ होती है, आपने क्यों मारा, कहाँ से आए थे और कौन कौन सा था। पुलिस सारे मामले में पूछताछ करती है, जो भी अटैकर होता है, जो भी हमलावर होता है या जो भी मुलजिम होता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस रिमांड लेने के बजाय उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए। इंक्वायरी साफ जाहिर है, इस तरह की इंक्वायरियाँ बहुत हुई हैं, इंक्वायरी कब आएगी वो बाद की बात। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन लोगों से क्या पुलिस इस मामले में आंख बंद की हुई, या पुलिस को सब कुछ पता है कि कौन आया, किसने किया, कहाँ से किया, कौन इसके पीछे था, तो इसलिए उनको पता है, हमें सब कुछ पता है, तो इनसे क्या पूछना है, चलिए जाइए आप जुडिशियल कस्टडी में बैठिए। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश में आमतौर पर मुसलमान पूछ रहे हैं कि आखिर ठीक है, इसको मीडिया ने दबंगी बताया, मीडिया ने इसको डॉन बताया। ये मीडिया की करतूत है, क्योंकि MLA रहा, MP रहा आदमी, एक बार लोगों ने उसका वोट दिया, 2 बार दिया, लेकिन 5 बार जो MLA रहा, MP रहा, क्या वो दबंगी, वो आतंकी हो सकता है? आतंकी को एक बार गुंडागर्दी से वोट मिल सकता है, 2 बार मिल सकता है। ये मीडिया की क्रिएशन है। उसके साथ साथ मुसलमान उत्तर प्रदेश का ये भी कहता है कि अब आज़म खान पे भी दूसरा हमला होगा। ये एक इस पे हुआ, अब आज़म खान की बारी है, और मुसलमान जो लीडरशिप है उस पर इस तरह के मामलात होंगे योगी की सरकार में। तो योगी की सरकार में जो कुछ भी हुआ है, इसको लेके जम्मू कश्मीर का मुसलमान भी सवाल उठा रहा है, उठाएगा भी, क्योंकि हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान इस चीज़ को लेके सियासत देख रहे हैं, बता रहे आने वाले इंतखाबात हैं। और यहाँ पे सियासत नहीं, यहाँ बहुत से इशूज़ आ रहे हैं। इशू ये आ रहा है कि मीडिया को किसने 10:30 बजे रात को बुलाया, और ये जो तीनों हमलावर थे इनको कैसे पता चला कि अतीक अहमद आ रहा है। और सबसे पहला सवाल, क्या जेल में हॉस्पिटल नहीं था, वहाँ पे डॉक्टर नहीं था कि इन्हें रात को 10:30 बजे सिविल अस्पताल लाना पड़ा? और 10:30 बजे सिविल अस्पताल लाने की खबर कैसे बाहर लीक हुई? मीडिया को लीक हुई, तो मीडिया को क्यों ज़रूरी था बताना रात के 10:30 बजे बुलाना? क्योंकि मीडिया को तो सोर्स तो यही होते हैं, सरकारी होती है, यही बताती है। और उसके बाद जब हमलावर हुआ तो क्या पुलिस एहलकारों के पास सिक्योरिटी की गाड़ियाँ, वो गोलियाँ, बंदूकें नहीं थी? अगर बंदूकें नहीं थी तो क्यों नहीं थी? और अगर बंदूकें थी तो उनने वापस फायर, 1 फायर भी क्यों नहीं किया, 2 फायर भी क्यों नहीं किए? जो हमलावर 20 फायर करते हैं वो लगभग 15 मिनट तक गोलियां चलाते हैं, और पॉइंट ब्लैंक से उनको नज़दीक आने किसने दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि पुलिस उत्तर प्रदेश की, वो उन्हें पुलिस कस्टडी में, जो हमलावर हैं, जो मार कातिल हैं, उन्हें पुलिस कस्टडी में लेने के बजाय जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। तो ये बहुत से सवाल हैं। इन सवालात के घेरे में उत्तर प्रदेश की पुलिस आ चुकी है और उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है, और इन सवालात के घेरे में हिंदू और मुसलमान की जो इन दिनों मुल्क में जो सियासत है, उस मुल्क में, उस हिंदू और मुसलमान की सियासत में अतीक के मामले को भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि साल 2024 के लिए बीजेपी के पास अब मंदिर से कब तक सियासत होती रही, मस्जिदों से, मंदिर मस्जिद की सियासत कब तक होती रही, तो अब कहीं न कहीं कोई और मुद्दा ढूंढना है। और मुसलमान हिंदुस्तान का इस वक्त खामोश है, मीडिया से बात नहीं करता है, जो कोई भी आता है उससे बात नहीं, को कहता है हमें पता ही नहीं, जो करना जो है वो होगा। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। एक तरह से मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान का दबा हुआ है, और इस दबे हुए मुसलमान के लिए जो लीडरशिप है मुसलमानों की,
जिसमें ओवैसी का बड़ा नाम आता है। बहुत हंसी आती है ओवैसी का नाम लेते हुए, अफसोस होता है ओवैसी का जो बीजेपी की बी टीम का रोल अदा करता रहा है। आमतौर पे मुसलमानों की शिकायत है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, हमने गुजरात के इंतखाबात में देखा, पूरी तरह से बीजेपी की बी टीम का रोल ओवैसी ने अदा किया है। और ओवैसी का अगर वाकई में बीजेपी की बी टीम का रोल अदा नहीं करती तो इतनी मुसलमानों को जो लीडरशिप है उन पे ईडी के, एनआईए के बाकी छापे पड़ते हैं। ओवैसी से कभी नहीं पूछा गया, उसके भाई से कभी नहीं पूछा, जबकि उसके भाई का बयान सबसे जहरीला बयान जो है, सबसे पहला और जहरीला बयान जो है वो माना जाता है। तो कहीं न कहीं मुसलमानों की क़यादत और लीडरशिप में ओवैसी का जो पहला नाम आजकल लिया जाता है, ख़ास तौर पे जो गोदी मीडिया ओवैसी को मुसलमानों का लीडर बना के पेश करते हैं, उसके पीछे भी कहीं न कहीं सियासत का वो पहलू नज़र आ रहा है जो इस वक्त मुसलमान की दूसरी क़यादत, मुसलमानों को खुद समझना पड़ेगा कि हम किस नरगे में फंसे हुए हैं और इस नरगे से निकलने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। तो ये हमारा आज का यूपी में काबा। आखिर इस यूपी में ये काबा कब तक चलेगा, काबा का मतलब क्या हो रहा है, ये कब तक चलेगा, और इसी काबा के साथ, यूपी में काबा के साथ अभी मुझे दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। रब कायनात हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।